आज की कहानी बेशर्म। करीब 5 साल बाद अचानक से बेटा बहू को घर के दरवाजे पर देख शांति जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनके चेहरे पर ना बेटे बहू के आने की खुशी थी, ना ही आंखों में चमक। शांति जी का चेहरा पूरा निर्जीव पड़ चुका था। जब शांति जी अपने कमरे में चली गई तो दरवाजे पर खड़ी उनकी बहू कीर्ति ने अपने पति पंकज से कहा, देखा, अपनी माँ को 5 साल बाद बेटे बहू को देखकर जरा सी भी खुशी नहीं दिखी। मैं कहती थी ना कि जलते हैं तुम्हारे माँ बाप तुमसे, उनका सारा प्यार बस अपनी बेटी के लिए है। पंकज को शांति जी के खिलाफ चढ़ाते हुए कीर्ति बोली। कीर्ति की बात सुन और माँ को उसके आने की खुशी ना देख पंकज बौखला उठा और गुस्से में बैग पटक कर सीधा शांति जी के कमरे में गया, जहां शांति जी अपने पति राकेश जी के पैरों की मालिश कर रही थीं। पंकज अपनी इतनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे तो लग रहा था कि 5 साल बाद माँ उसे देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो माँ ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऊपर से राकेश जी। जैसे ही राकेश जी पर पंकज की नज़र गई, वह चिल्ला उठा, पापा, माँ की तरह आपको भी मुझे देखकर शर्म आ रही है क्या, जो लगातार ऊपर देखे जा रहे हैं? एक नज़र कम से कम मेरे ऊपर भी डालो। पूरे 5 साल बाद आया हूँ इस घर में, मेरी शक्ल भी नहीं पसंद है क्या आपको? पंकज गुस्से में अपने पापा से बोल पड़ा, लेकिन राकेश जी चुपचाप लगातार एकटक छत को निहारे जा रहे थे। यह देख पंकज का गुस्सा और भी बढ़ गया। तभी पीछे से कीर्ति भी आ गई। सास ससुर की हरकतें से कीर्ति चिढ़ती हुई पंकज से कहती है, देख लिया पंकज, अरे ये तो आंखें के अंधे हैं और कान के बहरे भी हो गए हैं। देख कर भी दिखाई नहीं देता, सुनकर भी सुनाई नहीं देता। माँ जी से तो ज़्यादा ड्रामेबाज पापा जी निकले। देखो कैसे चुपचाप छत निहार रहे हैं। बस यही एक काम कीर्ति बहुत ही अच्छे से करती थी कि टाइम टाइम पर पंकज के गुस्से को हवा देती थी, आग में घी का काम करती थी। माँ बाप की अपेक्षा भरी निगाहें पंकज बर्दाश्त नहीं कर पाया और पास में रखा हुआ कांच का गिलास उठाकर पटक दिया, जानबूझकर, ताकि माँ और पापा दोनों उसे देखें। राकेश जी ने तो नहीं देखा, लेकिन शांति जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा पंकज से, पंकज, यहाँ नाटक मत फैलाओ, चुपचाप से चले जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ माँ, मुझे पता है, अब उन्हें सारी बीमारी हो जाएगी और 1 घंटे में तुम्हें भी कोई न कोई बीमारी पकड़ ही लेगी, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ। देखो पंकज, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। यहाँ खड़े होकर अपनी फालतू बकवास मत करो। फालतू बकवास? मैं फालतू बकवास कर रहा हूँ? माँ, आपको क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यहाँ पर बैठकर फालतू बकवास करने आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ। अच्छा, कौन सा काम बताओ? कौन सा काम? माँ जी, आप तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है कि पंकज जिस बारे में बात कर रहा है। तभी बीच में ही बोल पड़ी कीर्ति। कीर्ति की बात सुन शांति जी ने धीरे से कहा, बहू, मैं तुमसे नहीं बात कर रही, तुम्हारे पति से बात कर रही हूँ। माँ जी, मेरा पति आपका बेटा भी तो है, व्यंग में हंसते हुए बोली कीर्ति। नहीं बहू, मेरा बेटा था। जिस दिन से मैंने इसकी शादी तुमसे कर दी, उसी दिन से यह तुम्हारा पति बन गया। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया जिस दिन उसकी जिंदगी में तुम्हारी हिम्मत जैसी लड़की आई। तुम्हारी जैसी लड़की से क्या मतलब है? माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या दिक्कत है कीर्ति से? पंकज की बात सुन दुखी होते हुए बोली शांति जी। अच्छा बेटा, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें तुम्हारी पत्नी की हरकतों के बारे में पता ही नहीं है कि
क्या किया था तुम्हारी पत्नी ने ससुराल में आते ही, और नई नवेली पत्नी को पाकर तुमने क्या किया था हमारे साथ? बस भूल गए? कहते हुए शांति जी ने प्रश्न भरी नजरों से पंकज की ओर देखा। भला पंकज कैसे भूल सकता है? भूली तो कीर्ति भी नहीं थी और ना ही शांति जी। 5 साल पहले जब कीर्ति इस घर में बहू बनकर आई, शादी के दूसरे दिन ही ससुराल में सुबह सुबह जैसे आम बहुएं नहा धोकर अच्छे से साड़ियाँ सूट पहनकर निकलती हैं, कीर्ति बिल्कुल उसके विपरीत हाफ पैंट और एकदम हल्का सा टी शर्ट पहनकर निकल गई, जैसे किसी कुंवारी लड़कियों की तरह। घर में अभी सारे रिश्तेदार मेहमान थे। अचानक नई नवेली दुल्हन को हाफ पैंट और नाभि के ऊपर शर्ट में देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। मेहमानों से घर भरा हुआ था और कीर्ति सबके सामने आकर सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गई। पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार वहां बैठे सुबह की चाय पी रहे थे। राकेश जी तो बहू को ऐसी हालत में देख शर्म से नज़र नीचे किए हुए तुरंत बाहर चले गए। जितने भी लड़के थे, बच्चे थे, सब चुपचाप बाहर आ गए। औरतों ने अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और शांति जी लगातार हैरानी से टकटकी लगाए कीर्ति को ही देखे जा रही थी। पूरी नंगी टांगें दिख रही थी, आधा पैंट दिख रहा था, पूरा बाजू दिख रहा था। शांति जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हैं। तभी शांति जी की बेटी आकर धीरे से अपनी माँ से कहती है, माँ ये भाभी ने क्या पहना है? आप कुछ बोलो इन्हें। सारे मेहमान उन्हें देख रहे हैं। तब जाकर शांति जी को होश आया। उन्होंने तुरंत ही थोड़ी कड़क आवाज में कीर्ति से पूछा, बहू क्या पहना है तुमने? अभी कीर्ति कुछ बोले उससे पहले पंकज बोल पड़ा, कपड़े हैं माँ, दिखाई नहीं देते हैं क्या? यह कपड़े हैं। गुस्से से गरजती हुई शांति जी पंकज को देखते हुए बोली, हाँ तो क्या है माँ, कपड़े ही हैं। और कीर्ति शुरू से ऐसे ही कपड़े पहनती आई है, उसके बस की साड़ी पहनना नहीं है। तो ठीक है बेटा, साड़ी ना सूट पहन ले, लेकिन यह कपड़े। अब कीर्ति भी बोल पड़ी, माँ जी क्या बुराई है इन कपड़ों में? दिखाई क्या दे रहा है मेरा जो इन कपड़ों में बुराई नज़र आने लगी आपको? देखिए माँ जी, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ। शुरू से अकेली रही हूँ, हॉस्टल में ही रही हूँ, जॉब करती हूँ, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मैंने कभी भी अपने ऊपर कोई बंधन नहीं रखा है, इसलिए यह बंधन ससुराल में भी नहीं रखूंगी। आप सोचो कि मैं साड़ी या सूट पहन लूँ, वह मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, इसी में कंफर्टेबल रहती हूँ। कीर्ति ने मुंह खोला तो सटपट जो मुंह में आया बोलती चली गई। एक के बाद एक झटका लगा शांति जी को। एक तो बहू ने ऐसे कपड़े पहन के सारे रिश्तेदारों के सामने आकर खड़ी हो गई, दूसरे कैची की तरह जबान चला रही थी। अब सारी औरतें आपस में खुसुर पुसुर करने लगी। शांति जी ने इतनी जिल्लत अपनी जिंदगी में कभी नहीं झेली थी। उन्हें अपनी इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि मन किया कि धरती फट जाए और वो उसी में समा जाएं। जितने भी रिश्तेदारों की औरतों थीं, सब में बातें होने लगी। कोई कोई तो कीर्ति को देखकर मुस्कुरा रही थी, ऊपर से नीचे तक ऐसे निहार रही थी जैसे वो कोई शोपीस हो, लेकिन कीर्ति को कोई असर नहीं पड़ रहा था। शांति जी तुरंत ही पंकज से बोली, पंकज वह तो नई आई है, उसे पता नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता था ना तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में, और यह गांव है, शहर नहीं। ठीक है, माना कि बहू साड़ी नहीं पहन सकती, ना सूट पहन सकती है, लेकिन कम से कम जो कपड़े पहने उसको पूरे तो पहन ले, बदन तो ढक ले पूरा, लोअर टी शर्ट पहन ले। ये क्या अर्धनंग
अवस्था में वह घूम रही है। बताओ, इस घर में लोग हैं, तेरा बाप है, जवान बेटी है, इन सब के सामने बहू ऐसे रहेगी? मैं अपनी बेटी तक को ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती भाई बाप के सामने, और बहू को ऐसे कपड़े पहनाकर घर में घुमाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अभी के अभी तू इसे लेकर जा यहाँ से और ढंग के कपड़े पहनाकर ला। लगभग आदेश देते हुए बोल पड़ी शांति जी। शांति जी का इतना बोलना कीर्ति तुरंत उठ खड़ी हुई। बिल्कुल भी नहीं मां जी, मैं अपने आप में कोई समझौता नहीं कर सकती। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं खुले विचारों वाली हूँ। ये लाज शर्म हया नज़रों में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। और अगर आप मेरे ऊपर इतनी पाबंदी लगाएंगी तो मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अब भला कौन सी सास 24 घंटे की आई हुई बहू का इतना बर्दाश्त करेगी? 24 घंटे के अंदर में ही तो पूरे गांव समाज की औरतों के सामने उसने घर की इज्जत का मटिया मेल कर दिया था, और अब जबान लड़ाकर बच्ची खुची कसर भी निकाल रही है। भला कितना कोई बर्दाश्त करेगा? कोई भी सास बर्दाश्त करेगी जो शांति जी ने किया। इसलिए शांति जी ने भी गुस्से में बोल दिया, तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे जैसी बहू की कोई ज़रूरत नहीं है जो 24 घंटे में घर की इज्जत का नाश कर दे। 24 घंटे की इज्जत संभाल नहीं सकती वो, भला पूरी ज़िंदगी क्या संभालेगी? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जैसे रहना है रहो, लेकिन आज के बाद वापस मेरे घर में कभी अपने कदम मत रखना। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। कीर्ति आपकी बहू है तो मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती सबके सामने। अच्छा बेटा, 24 घंटे भी नहीं हुए तेरी पत्नी को आए हुए इस घर में। उसकी इतनी इज्जत हो गई कि तेरे बाप दादा की बनाई हुई इज्जत उसकी कोई कीमत नहीं रह गई तेरी नज़रों में। देखो माँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। जब आपको कीर्ति ने साफ साफ बता दिया कि वह नहीं कभी गांव में रही है, नहीं कभी साड़ी सूट पहनी है, तो नहीं पहन पाएगी। वह जो पहनती है वही पहनने की अगर आपको मंजूरी है तो ठीक है, नहीं तो मैं कीर्ति को लेकर चला जाऊंगा। बेटे की ऐसी बात सुनकर शांति जी हैरान थी। उन्हें लगा कि बेटा उन्हें समझेगा, लेकिन यहाँ तो वो अपनी पत्नी के रंग में बुरी तरह से रंग चुका था। सही गलत का उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि तभी कमरे में से लोअर टी शर्ट पहने कीर्ति अपना बैग लेकर बाहर आ गई और पंकज से बोली, पंकज मैं जा रही हूँ, आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। पंकज निकला जोरू का गुलाम। उसने एक बार भी कीर्ति को समझाने की कोशिश नहीं की और तुरंत ही अंदर कमरे में से जाकर अपना बैग लेकर आया और चल पड़ा कीर्ति के साथ। ना ही एक बार शांति जी की ओर देखा और ना ही राकेश जी को। शांति जी आंखों में आंसू लिए बेटे को जाता हुआ देखती रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा गलत का साथ देते हुए इतना बड़ा कदम भी उठा लेगा। अभी घर में शादी की सारी रस्में भी पूरी नहीं हुई थी कि मुंह दिखाई भी बाकी थी और बहू घर छोड़कर चली गई। पल भर में ही हंसता खेलता परिवार बिखर गया। कहाँ बेटे की शादी की खुशी की तैयारी 6 महीने पहले से ही राकेश जी और शांति जी कर रहे थे। कहाँ बहू के आते ही ऐसा तांडव हुआ कि पूरा घर ही बिखर गया। राकेश जी को बेइज्जती का इतना तमाचा मिला कि उन्होंने बेड पकड़ लिया। बेटे के घर छोड़कर चले जाने से और पति के बेड पकड़ लेने से शांति जी टूट चुकी थी। कोई भी उनके आगे पीछे नहीं था। ले देकर एक छोटी सी बेटी ससुराल के साथ साथ माँ बाप की देखभाल भी करती। शांति जी अब बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी थी।
ना बाहर निकलती, ना ही घूमने जाती, ना टहलने जाती, ना कोई सामान लेने जाती। बस दिन रात पति की सेवा करते हुए खुद को घर में बंद कर लिया था। उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं थी। गांव समाज में क्या मुंह दिखाती इसका डर था। इसके चलते शांति जी की बेटी को ससुराल के साथ साथ माँ बाप की भी देखभाल करनी पड़ती थी। घर का जो सामान नहीं रहता देखकर याद से लेकर आती। खाने पीने की चीज़, माँ बाप की दवाई, सब कुछ ला कर रखी रहती थी। बेचारी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि माँ बाप को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो पाए, लेकिन इधर शांति जी ने भी अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म ही समझ लिया था। इसलिए उनके पास जो कुछ भी था, जो कुछ भी रुपए, पैसे, गहने, जो प्रॉपर्टी थी, सब कुछ उन्होंने बेटी के नाम कर दिया, क्योंकि पंकज को गए 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में पंकज ने एक बार भी घर की खोज खबर नहीं ली, ना ही अपने रहने का ठिकाना बताया था। यहाँ तक कि कीर्ति के कहने पर उसने अपने नंबर भी बदल दिए थे। किसी को उसका फ़ोन नंबर तक नहीं था। तो ऐसे बेटे के लिए क्या आंसू बहाना। इसलिए शांति जी और राकेश जी अपनी ज़िंदगी बेटी के सहारे गुजार रहे थे कि अचानक से 5 साल बाद बेटा बहू घर आए अपना हक लेने के लिए। जाने उनके कान में कैसे भनक लग गई कि शांति जी और राकेश जी ने अपना सब कुछ बेटी के नाम से कर दिया है। बस उसी की लड़ाई लड़ने यह दोनों फिर आ गए थे। 5 सालों के बाद भी अभी भी पंकज के स्वभाव में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया था। उसके तेवर पहले के जैसे ही थे। वह पहले की ही तरह राकेश जी को बेड पर पड़ा हुआ देख उन्हें नौटंकीबाज कह रहा था, बीमारी का नाटक बता रहा था। तो शांति जी ने पंकज से कहा, पंकज, तुम जहाँ से आए हो वहाँ चुपचाप चले जाओ। यहाँ पर शोर शराबा मत करो। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। माँ चला जाऊँगा, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मेरा हक मुझे दे दो। मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। पहली बार शांति जी ने पंकज को देखा। उसकी आंखों में साफ साफ बेशर्मी दिखाई दे रही थी। माँ बाप के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी नहीं थी। माँ को अपनी ओर घूरता हुआ देख पंकज बेशर्मी से बोल पड़ा, घूर क्या रही हो माँ? गलत कह रहा हूँ मैं क्या? मेरा हक दे दो, मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। उठाओ। अपने पति को बहुत नाटक कर लिया उन्होंने, बीमारी का। उनको बोलो कि मेरा हिस्सा दे दें, मैं उसे बेचकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। अब शांति जी को पंकज के ऊपर गुस्सा आया। तब तक उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा था, लेकिन पति की बीमारी को जब पंकज ने नाटक बताया तो शांति जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि पिछले 5 सालों से वह अपने पति को लेकर झेल रही थीं। शांति जी ने एक जोरदार का थप्पड़ पंकज के गाल पर लगाया और गरजते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुझे अपने आप पर कि मैंने तुझे पैदा किया? तेरे जैसे राक्षस को जो अपने बाप की बीमारी को बहाना बता रहा है, नाटक बता रहा है। अरे पापी, तेरे ही सदमे का असर है जो तेरे जाते ही मेरे पति अपाहिज हो गए। 5 सालों से बेड पर पड़े हैं। तुझे कैसे पता चलेगा कि तू तो हाफ पैंट पहनने वाली पत्नी के पीछे पीछे घूम रहा था ना? उस समय ते तुझे माँ बाप की याद नहीं आई, जब पूरे गांव में, समाज में हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी गई। तब तुझे माँ बाप की याद नहीं आई, जब अपनी इज्जत और अपने बेटे को जाता देख सदमे से तेरा बाप बेड पकड़ लिया। तब तुझे माँ बाप की याद नहीं आई। आज प्रॉपर्टी के चक्कर में तुझे माँ बाप की याद आई। अरे तू तो हमारे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तू ये घर छोड़ कर गया था। अब हमारी कोई औलाद नहीं है।
बस एक बेटी है जो मायका और ससुराल दोनों संभाले हुए है। हमने सब कुछ उसके नाम कर दिया है। जो देखती हूँ किसके बाप में हिम्मत है जो मेरी बेटी को या इस घर को हाथ भी लगा सके। दम है तो लेकर दिखा दे सब कुछ। फिलहाल तो मैं अब तुम दोनों को यहाँ पर एक सेकेंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि तुम दोनों ही मेरी आंखों के सामने से चले जाओ और जिंदगी में दोबारा कभी अपना मुंह मत दिखाना, कहते हुए शांति जी ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। पंकज और कीर्ति को जैसे ही पता चला कि माँ बाप ने सब कुछ बहन के नाम कर दिया है, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला था और माँ इतने गुस्से में थी कि दोबारा पलट के उससे बात भी नहीं करेगी। तो प्रॉपर्टी की बात तो बहुत दूर की है, अब पंकज और कीर्ति के पास वापस जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।